वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, हाजिर है आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ और एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आखिर इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस किस तरह की हमारी आगे की रणनीति रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, ये आखिर क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना है। ठीक है, भारतीय संविधान में इसका कहाँ पर वर्णन किया गया है, इसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो उत्थान है यानी कि जो आयोग बना, यह क्यों बना और भारत में कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, किस किस आधार पर ये जो आर्टिकल 338 है इसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसकी संरचना को देखेंगे, इसके बाद हम इसके कार्य देखेंगे और फिर हम इसका कार्यकाल देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और दोस्तों, थोड़ा सा हम स्पीड से ही चलेंगे ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो और आपके पास ज़्यादा कंटेंट पहुंच सके। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको हर चीज़ की जानकारी सटीकता से प्रदान करना और कम समय में प्रदान करना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी, बशर्ते आपको वीडियो को पूरी देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो विकास है वह किस प्रकार से हुआ, यानी कि यह क्या है। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, आर्टिकल 338, ठीक है दोस्तों, यह अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करता है। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, सॉरी, और जनजाति आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आखिर मैंने इसे ऐसा क्यों कहा कि यह एक संवैधानिक आयोग है। देखिए, जिसका भी वर्णन, चाहे वो कोई सा भी आयोग है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किया हुआ है, वह एक संवैधानिक आयोग होगा। इसके साथ ही आपको एक टर्म और याद रखना है जिसको बोलते हैं सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग, सांविधिक आयोग क्या होता है? देखिए, ये संवैधानिक आयोग नहीं होता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है या फिर एक सांविधिक निकाय है। तो आपको क्या याद रखना है, यह एक संवैधानिक या संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। सांविधिक आयोग वह होता है जो संसद में बहुमत पास करके बनाया गया है, यानी कि कोई ऐसा कानून जिसे संसद में पास कराकर बनाया गया हो, उसको सांविधिक आयोग कहते हैं। चलिए देखिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। देखिए, आयोग क्या है, इसमें एक अधिकारी होता है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे किस किस तरह से कौन कौन सा अधिकारी इसमें होता है। अभी आपको केवल इतना समझना है कि भारतीय संविधान के 338 में इसका वर्णन किया गया है और यह एक संवैधानिक आयोग है या संवैधानिक निकाय है। ये जो अपनी रिपोर्ट है यह राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। जैसे सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यह भी अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति को देता है। सीएजी की एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई हुई है, उसे भी आप लोग जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वहां पर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोस डाली हुई है। उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अभी तक आपको केवल 3-4 चीजें याद रखनी है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है। दूसरी पॉइंट, आर्टिकल 338 में इसका वर्णन कर रखा है। तीसरा पॉइंट, ये जो अपनी रिपोर्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देता है। तो ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए
संवैधानिक ढांचा। अब देखिए यानी कि इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया वह किन आधार पर तैयार किया गया, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। बहुत सारे आर्टिकल हैं, आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह करके यदि आप, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो इसमें आपको एक फायदा और होगा, मैं हर चीज का आपको आर्टिकल बताकर चलता हूँ। ऐसे में आपके जो आर्टिकल हैं बहुत सारे वो आपको याद हो जाएंगे। तो आपको मेरे साथ साथ मेरी वीडियो जैसे ही आती हैं आपको उन्हें देखना है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में ही आर्टिकल्स जो हैं याद करवाता चलता हूँ। अब देखिए इसमें मैं आपको अभी 8-10 आर्टिकल बताऊंगा, वह भी आपको याद करने हैं। देखिए इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसमें सबसे पहले जो अनुच्छेद 17 है, ठीक है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे छुआछूत के आधार पर, जिसको आप छुआछूत बोलते हैं, ठीक है। ये किस में दिया गया है, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में दिया गया है, तो आपको इसे यहीं पर याद कर लेना है। दूसरा देखिए अनुच्छेद 46 में कहा गया है जनसंख्या के कमजोर हिस्से विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ आगे बढ़ाना और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से शोषण से बचाना है। तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 46 में दिया गया है। आपको अनुच्छेद 17 याद करना है, ये भी किससे संबंधित है, अब ये दलित वर्ग से संबंधित है, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है। दूसरा जो अनुच्छेद 46 है ये क्या कहता है, ये भी बोलता है कि भाई जनसंख्या के जो कमजोर हिस्से हैं उनको बचाना है, और कमजोर हिस्सा कौन है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ठीक है, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ इनको बेस बनाकर आर्टिकल 338 को शामिल किया गया है, बस आपको इतना याद रखना है। अनुच्छेद 335, इसमें देखिए क्या कहा गया है, प्रशासनिक दक्षता के रखरखाव के अनुरूप संघ या राज्य के संचालन के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 335 में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 15 का क्लोज 4 उनकी उन्नति के लिए विशिष्ट प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। उनकी का क्या मतलब है, यहाँ पर उनकी एक प्रोनाउन है, इनका मतलब है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। तो ये किसमें 15(4) में कहा गया है कि उन्नति के लिए, उनकी जो उन्नति के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है, ये किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 15 में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 16, इसमें देखिए अनुसूचित जाति जनजाति जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है के पक्ष में राज्य सेवाओं में किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर पदोन्नति के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान करता है। ये भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जनजातियों से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाता है। ठीक है, आर्टिकल 338 जो है ये एक राष्ट्रीय आयोग बनाता है। तो ये सब क्या है, जहां जहां पर भी इनका वर्णन किया गया है वो सब आपको दिए गए हैं। देखिए अब ये देखिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित करता है। 332 में किसे करता है, अनुसूचित जाति, और 332 में करता है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। संविधान का भाग 4 जो पंचायतों से संबंधित है, संविधान का भाग 4A जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नो और नो का ए, ये आपको याद रखना है, ये 4 नहीं 9 है, संबंधित है। स्थानीय सरकारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक थी ये जानकारी कि कहाँ कहाँ पर अनुसूचित जातियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए इसका नाम बदला गया था, तो नाम कैसे बदला गया था, 1987 में सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से आयोग के कार्यों को संशोधित किया और इसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग कर दिया गया। पहले केवल जो इसका नाम था वह अनुसूचित, देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने नाम दिया हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये स्टार्टिंग में इसका नाम था, लेकिन 1987 में इसका जो नाम है वह बदलकर क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग कर दिया गया। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम कब बदला गया, तो आप क्या कहेंगे 1987 में इसके नाम को बदल दिया गया। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। यहाँ पर स्पेशली आपको 2 संविधान संशोधन याद रखने, पहला 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ था, और दूसरा 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। तो एक 65वां है और एक 89वां यानी कि 89वां जो अमेंडमेंट हुआ था, ये 2 आपको याद रखने। देखने पहले में क्या हुआ था, जब 65वां संविधान संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया
और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग को एक सदस्य से आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय निकाय में परिवर्तित कर दिया गया। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, 65वां संविधान संशोधन, पहले ये क्या था, एक सदस्यीय आयोग था, इसमें केवल एक सदस्य था। लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया और एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय निकाय में से परिवर्तित कर दिया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय निकायों में बदलाव किया गया। तो आप क्या कहेंगे, 65वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखिए, 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 2 अलग अलग आयोग में विभाजित कर दिया गया। पहले एक था अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब सरकार को लगा कि भाई इन दोनों के लिए अलग अलग निकाय बना दिया जाए, अनुसूचित जाति के लिए अलग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब केवल आपको इतना याद रखना है कि यदि हम केवल आर्टिकल 338 की बात करेंगे तो वह एससी आयोग है, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। यदि हम 338 ए की बात करेंगे तो यह एसटी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, वो एससी आयोग नहीं पूछता, वो क्या बोलता है, अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में। क्योंकि कुछ बच्चों को इस संविधान संशोधन के बारे में पता नहीं होता तो वह 338 टिक करके आ जाते हैं, जो वो गलत कर देते हैं। क्योंकि 338 जो है वो तो एससीओ के लिए है और 338 ए जो है वह एसटी के लिए है। देखो 338 ए भी लिख सकता है, 338 वन भी लिख सकता है, 338 का क भी लिख सकता है। ये आपको समझना है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, जब पहला अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया था तो 2004 में इसका जो अध्यक्ष था पहला, वह था सूरज भान। चलिए दोस्तों, अब देखिए कुछ आगे की बातें देखते हैं, इसकी कार्यकाल और संरचना के बारे में जान लेते हैं। एक राष्ट्रीय आयोग है, 2004 में 89वां संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया। देखिए अब इसमें क्या क्या शामिल है। पहला, एक अध्यक्ष होता है इसमें, एक उपाध्यक्ष होता है इसमें और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये हमने आपको बताया कि भाई जैसे संविधान संशोधन किया गया, इसमें बदलाव किया गया और उसने कहा कि भाई एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और साथ में 3 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि जो भी इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको, यानी कि अध्यक्ष को, केवल सदस्य को नहीं, केवल अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और जो उपाध्यक्ष है उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं होता, हालांकि 3 वर्ष कम से कम उसका जो कार्यकाल है उसको माना जाता है। यदि प्रश्न ये आए कि कार्यकाल कितना है तो आप कहेंगे निश्चित नहीं है, ठीक। और यदि उसने ऑप्शन दिए गए हैं और ये कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये हटा दिया ऑप्शन में से, तो फिर आपको 3 वर्ष वहां पर करके आना है, ये आपको वहां पर याद रखना है। यदि उसने कार्यकाल दे दिया, 2 वर्ष दे दिया, वो ऐसे देखिए ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, यदि वो ऑप्शन दे दे 2, 3, 4, 5, तब आपको 3 टिक करके आना है। यदि वह ऑप्शन दे 2, 4, 5 और कहे निश्चित नहीं या फिर कोई नहीं, वह कहे निश्चित नहीं, तो फिर आपको निश्चित नहीं करके आना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बातें समझने वाली है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आयोग के जो कार्य हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। अब देखिए ये जो आयोग बनाया गया है ये एससी के लिए ही बनाया गया है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग खुद लगाइए कि आखिर ये किसकी बात करेगा। ये एससी और एसटीओ की ही बात करेगा, उनके हितों की बात करेगा, उन्हें कोई नुकसान ना हो उसके लिए जांच पड़ताल करेगा। ठीक है दोस्तों उनकी शिकायतों का निवारण करेगा, सामाजिक आर्थिक योजना बनाएगा और ये प्रक्रिया में भाग लेंगे और प्रतिवर्ष अपनी जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। तो ये बातें हैं जो आपको अपने दिमाग से करनी, क्योंकि यदि आप मेंस एग्जाम लिखते हैं, आप यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, यूपी आरओ एआरओ का मेंस लिखते हैं, या फिर आप यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सब का मेंस लिखते हैं, तब आपको पता होना चाहिए इनके कार्यों के बारे में। जितने भी आयोग हैं उनका कार्य क्या है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग जब आप करोगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बात बता देता हूं। देखिए इसकी कुछ शक्तियां हैं। अब इसमें पेज खत्म हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही समझा देता हूं। देखिए जो आयोग है इसकी कुछ शक्तियां है। इसमें क्या है, इसे जब ये कार्य करता है तो इसे दीवानी न्यायालय की जो शक्तियां हैं वह प्राप्त होती है। दीवानी
न्यायालय। यदि आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया तो फिर यह दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करेगा और यह किसी भी व्यक्ति को समन करके बुला सकता है। जैसे समन करने का मतलब क्या, किसी व्यक्ति को एक नोटिस दे सकता है कि भाई आप हमारा ये जो न्यायालय है या अभी जो जाति आयोग है, एससी आयोग है, इसमें आपको इस तारीख को प्रस्तुत होना है, ये काम भी इसका ही है और यह उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। तो ये जो सब कार्य हैं ये क्या है, ये आयोग के कार्य हैं या आयोग के आप शक्तियां बोल सकते हैं। इसमें यह बात आपको याद रखनी है कि यह दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।